तो अगला चैप्टर है चरक सूत्र 10 का। इसके पहले था खुड्डाग, अब यहाँ पे आ गया महाचतुष्पाद। जैसे हम लोग खुड्डाग में पढ़े थे, चक्रपाणी ने उसको संक्षिप्त शब्द दिया था, और खुड्डाग शब्द बौद्ध दर्शन से लिया गया था। तो ये अगला चैप्टर क्या है? महाचतुष्पाद, है ना। तो इसमें देखिएगा पहला, सॉरी, तीसरा श्लोक देखिएगा, चतुष्पादम षोडश कलम भेषजम इति। मिला? लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, और उन चारों के 4 4 गुण हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, उन चारों के 4 4 गुण हम लोग पढ़ के आए हैं। तो वही कह रहे हैं, चतुष्पादम षोडश कलम भेषजम इति। षोडश कलाओं से युक्त चतुष्पाद, यानी कि भेषज यानी चिकित्सा। यहाँ के भेषज का मतलब द्रव्य नहीं है, यहाँ भेषज का मतलब चिकित्सा है। तो वो जो चिकित्सा है वह 16 कलाओं से, वो षोडश कला कौन से हैं? वही 4 चौके 16, 16 कलाओं से युक्त होता है ना, जो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए श्लोक नंबर 5 पे। एक लंबा चौड़ा श्लोक लिखा होगा, उस श्लोक में भी आप 5वें लाइन पे आ जाइएगा। दरवाजा बंद कर दो। 5वें लाइन में आएगा, न ही सर्वे व्याध्यो भवन्ति उपाय साध्या। ऐसा कुछ मिला? 5 नंबर। यस सर, न मिल गया। न चोपाय साध्यानां व्याधिनाम अनुपायेन सिद्धिरस्ति, न च साध्यानां व्याधिनां भेषज समुदायो अयम अस्ति। यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। कर लिया? अगली लाइन में यस सर। देखिएगा, अगली लाइन में देखिएगा, कई बार बोल चुके हैं, परीक्ष कारणों ही कुशला भवन्ति। तो रेफरेंस याद रहेगा? यस सर। जब 10वीं परीक्षा हम लोग पढ़ते हैं विमान स्थान में या कहीं भी, हम एक तो प्रकृति का एग्जाम्पल देते हैं, है ना। पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा करने के बाद ही युक्तिपूर्वक औषधि की कल्पना करनी चाहिए, औषधि देनी चाहिए। और यहाँ पे चरक ने क्या कहा? परीक्षा कारणों ही कुशला भवन्ति। जो वैद्य विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं बताई गई हैं, उन परीक्षाओं का रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा आदि के द्वारा प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद युक्ति पूर्वक औषध देते हैं, उन्हीं को कुशलता मिलती है, सफलता मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा कारणों ही कुशला भवन्ति। जहाँ पे हिंदी खत्म हो रहा है, नीचे से 8वीं 9वीं लाइन देखिएगा, लास्ट से 8वीं 9वीं लाइन। जितने रोगियों की षोडश कला चिकित्सा की जाती है वे सभी अच्छे ही हो जाएं, क्योंकि सभी व्याधियां चिकित्सा में साध्य नहीं होती। मतलब ये जरूरी नहीं है, लिखा हुआ है, यह जरूरी नहीं कि आपके पास चिकित्सा के 4 पाद हैं तो आप ठीक ही कर ले जाएंगे। समझ में आई बात? याद करिए वो चिकित्सा की परिभाषा, और एक उसमें शब्द आया था, क्या शब्द बोले थे जो गोला बनवाए थे जब चिकित्सा की परिभाषा? चतुर्णाम भिषगादीनाम शस्त्रानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति, प्रवृत्ति था। प्रवृत्ति। हम एक प्रयास। हम एक प्रयास कर रहे हैं, प्रवृत्ति है वो वैद्य की। तो जरूरी नहीं, वही यहाँ भी कह रहे हैं, ये आवश्यक नहीं कि हमारे पास चिकित्सा के चारों पाद हैं और सर्वगुण संपन्न है, सबके चारों चारों गुण भी हैं, तो वह रोगी ठीक ही हो जाए, आवश्यक नहीं है। षोडश कला होने के बावजूद भी, षोडश कला याद रखिएगा, यहाँ पे जो 4 4 गुण सबके बताए हैं, वो गुण होने के बावजूद भी आवश्यक नहीं कि आप चिकित्सा की आपकी सफल ही हो जाए, या वह व्याधि जो है साध्य ही हो। जो रोग उपाय से साध्य हैं वे बिना उपाय के अच्छे भी नहीं होते। असाध्य व्याधियों के लिए इस षोडश काल भेषज का विधान भी नहीं है। तो चरक ने फिर यहाँ पे कह दिया कि हम भैया ये जो चिकित्सा बता रहे हैं, यह असाध्य के लिए नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये पहले भी हमने बताया। समझ में आया कि नहीं? तो श्लोक में देखिएगा जो हमने मार्कर, न ही सर्वे व्याधियो भवन्ति उपसाध्या, सभी व्याधियां साध्य नहीं होती हैं। ठीक है, और ये परीक्ष कारणों वाला ये वाला भी अंडरलाइन करिएगा। तो ये हिंदी में ये सब जानते रहिएगा
कि षोडश कला होने के बावजूद भी आवश्यक नहीं कि व्याधियां साध्य ही हो जाएं, और चिकित्सा करते समय परीक्षा करने के बाद जो कार्य करते हैं वे ही कुशल होते हैं। मतलब 10वीं परीक्षा का आप यहाँ उल्लेख करेंगे, त्रिविध परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न का आप उल्लेख करेंगे, है ना, विभिन्न प्रकार के। और पुरुषम पुरुषम वीक्ष वाला वो भी यहीं लिख लीजिएगा, वो भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं अगर पूछेगा तो, है ना। तो वहाँ पे प्रकृति वगैरह आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, तो चिकित्सा भी अलग अलग होगी, है ना। क्योंकि जो हम 10वीं परीक्षा करते हैं तो वहाँ पे प्रकृति विकृति सार संघनन इसी से स्टार्ट ही होता है। देखिएगा अगला श्लोक, श्लोक नंबर 6। क्या लिखा हुआ देखिएगा, यह प्रत्यक्ष है कि हम दोष युक्त रोगियों की चिकित्सा दोष रहित औषध से करते हैं। क्षीण रोगियों की चिकित्सा अक्षीण यानी बृंहण औषधियों से। कौन सा सिद्धांत यहाँ लग रहा है? सामान्य विशेष विशेष विशेष। यहाँ पे सामान्य लग रहा है भाई, सामान्य भी लग रहा है, विशेष भी लग रहा है। तो याद रखिएगा, दोष युक्त रोगियों की चिकित्सा, आपका रोगी दोष युक्त हो लेकिन आपकी जो औषधि है वो दोष युक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सर्वगुण संपन्न, रसगुण वीर विपाक आदि से संपन्न होना चाहिए, है ना। तो फिर इसके बाद आया हुआ है, क्षीण रोगियों की चिकित्सा अक्षीण औषधियों से। कृशम च दुर्बला आप्यायम स्थूलम मेदस्विन अवतर्पयाम, ऐसे कुछ करके आया है, ठीक है। यानी कि जो कृष है उसकी चिकित्सा बृंहण औषधियों से करेंगे, कृष की चिकित्सा पूरण से करेंगे, है ना, यानी तर्पण से करेंगे। इस श्लोक में तर्पण शब्द आया तो इसका एक चार्ट बना लेंगे, दोष युक्त रोगी डैश करके दोष रहित औषधि से, है ना। क्षीण रोगी की चिकित्सा अक्षीण से, कृष की चिकित्सा पूरण यानी तर्पण से, स्थूल और मेदस्वी की चिकित्सा अपतर्पण से, गर्मी शीतल, है ना। तो इस तरीके से एक बना लेंगे। चिकित्सा करते समय हम न्यून धातुओं की पूर्ति करते हैं और बड़े धातुओं को घटाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। न्यूनान धातून पूरयाम व्यतिरिक्तान ह्रासयाम, मिला। यस सर। सेकेंड लास्ट लाइन, ये सामान्य विशेष में जाएगा, ये भी सामान्य विशेष का ही है। यहाँ पे वो वाली भी लाइन लिखेंगे आप, क्या, क्षीणा बृहतव्या, याद आ रहा है? सुश्रुत का एक चिकित्सा 30 का हमने बताया था जब पंचकर्म स्टार्ट किया था थोड़ा सा। क्षीणा बृहतव्या, लास्ट में था समाह परिपाल्या। यस सर। किसका निर्हरण करते थे? क्षीणा बृहतव्या, समाह परिपाल्या, निहर्तव्या क्या था? प्रश्मनत्वा क्या था? प्रश्मन किसका कर रहे थे? कुपिता, जो कुपित हैं उनको प्रशमन करेंगे, और जो वृद्ध थे उनको निर्हरण करेंगे। लिख डालो, भूल जा रहे हो बार बार। क्षीण का वर्धन करना है, जो दो क्षीण है उनका वर्धन करना है। क्षीणा वृहतव्या, कुपिता डैश करके प्रशमयितव्या, प्रशमन करेंगे, जो कुपित हैं उनका प्रशमन करेंगे। वृद्धा, जो वृद्ध दोष हैं उनको निर्हरण करेंगे। निहर्तव्या, निरहतव्या यानी संशोधन। और चौथा है समाह डैश करके परिपाल्या, सम को पालन करेंगे, ऐसा सच बनाए रखेंगे। ये चिकित्सा सिद्धांत किसका है? सुश्रुत चिकित्सा 30 का। याद रखिए, ये कई जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनान धातुन पूर्याम, जो धातुएं न्यून यानी क्षीण हुई हैं, यहाँ धातु से सिर्फ धातु नहीं लेंगे, फिर वही बात, दोष अग्नि मल सब कुछ लेंगे।
जो कम है उसको बढ़ाना है, जो बढ़ा हुआ है उसको कम करना है। एक सामान्य लगेगा, दूसरा विशेष का सिद्धांत लगेगा। और ये सूत्र वाली लाइन भी जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 7-8 श्लोक नंबर देखिएगा, हिंदी पढ़ रहे हैं। तीसरी लाइन, जो वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है वह निश्चित रूप से, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बताया हमने कि चरक ने भी बताया कि हम ये जो चिकित्सा बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ साध्य रोगों के लिए बता रहे हैं। अगर आप कहेंगे रोगी से कि हम कैंसर भी ठीक कर देंगे तो आप जानो क्या क्या नाश होगा, बताने जा रहे हैं आगे। अर्थ की हानि होगी, विद्या की अप्रतिष्ठा, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है कॉलेज में उसके बारे में आप गाली सुनोगे, पता नहीं कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं। यश की हानि होगी, आपने जितना नाम कमाया है वो सब चला जाएगा। निंदा का पात्र एवं रोगियों का संग्रह नहीं कर पाता है, आगे से आपके पास कोई मरीज भी नहीं आएगा। समझ में आया? मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस लेने से आसपास के आपके चिकित्सकों के, आपके शहर के बाकी चिकित्सकों ने उसको रेफर कर दिया है, जाओ बड़े सेंटर में दिखाओ, हमसे नहीं ठीक होगी। आपने वाहवाही के मारे उसको बुला लिया, उसकी चिकित्सा प्रारंभ कर दी, है ना। जब वहां पे सारी ट्रीटमेंट कर लिया, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि असाध्य व्याधि है। तो अर्थ, विद्या, यश और इनकी तो हानि होगी ही, और निंदा का पात्र होगा, और रोगियों का संग्रह नहीं हो पाता है ना। अर्थ, विद्या, यशो, हानि, मिला कुछ ऐसा। उपक्रोशम संग्रहम प्राप्त नियतम वैद्यो यो असाध्यम समुपाचर, जो असाध्य की चिकित्सा करते हैं, उपचार करते हैं, उनको ये नुकसान होता है। तो रेफरेंस भी याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, ये 8वां। आप प्रैक्टिकली भी इसको हमेशा याद रखिएगा, और इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा श्लोक है। किस किस चीज की हानि होती है अगर आप असाध्य रोगों की चिकित्सा करने के लिए टूट पड़ेंगे। तो हो सकता है आपके पास वाला, आपकी क्लिनिक बहुत अच्छी चल रही है, आपके बगल वाला ही प्रैक्टिशनर है, आपसे चिढ़ता हो, लास्ट टाइम में आपके पास भेज दे कि अब तो बिल्कुल प्राण निकलने वाले हैं, आपके पास भेज दे, आप जैसे स्टार्ट किए वो निकल लिया, है ना। या महाराज उसके साथ में थे। दोष किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आएगा, है ना। हालांकि टिकट बगल से कट चुका था उसका, लेकिन डिपार्चर आपके यहाँ से हुआ उसका ना, तो इल्जाम आपके ऊपर लगेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू हो जाएंगी, इसलिए बच के प्रैक्टिस भी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग 9वां-10वां श्लोक, साध्यता के प्रकार। साध्य रोगों के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। साध्य के दो भेद, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। अभी आगे चार्ट शायद मिलेगा। तो साध्य दो प्रकार का हुआ, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। और असाध्य दो प्रकार का हुआ, याप्य और अनुपक्रम। ठीक है ना। तो यूजी में हमने आया याद किया था, ए वाई ए आया, समझे कि नहीं क्या हुआ। ए मतलब असाध्य, वाई मतलब याप्य, और ए मतलब अनुपक्रम। समझे। यस सर। और एक क्या है? साध्य। साध्य क्या है? सुख साध्य और कृच्छ साध्य। यही आपको आगे पढ़ना है। देखिए चार्ट बना होगा जो हमने अभी बताया, साध्य, असाध्य, सुख साध्य और कृच्छ साध्य, फिर वो याप्य हो गया, और अनुपक्रम। याप्य का मतलब क्या होता है? जब तक मेडिसिन लेगा तब तक उसको आराम मिलेगा, और जैसे मेडिसिन छोड़ेगा दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सुख साध्य की बात करते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऊपर लिख लीजिएगा, असाध्य का विकल्प नहीं होता। असाध्य का विकल्प नहीं होता। देखिएगा, सुख साध्य, सुख साध्य का मतलब जो इजीली क्योर हो जाए, है ना। तो हम जानते हैं एक हेतु होता है, यानी निदान, जिन कारणों से व्याधि उत्पन्न होती है। उसके बाद हम अगर निदान पंचक की बात करें तो निदान पूर्व रूपाणी रूपान्न उपयस उपसयस्त था, ऐसा कुछ करके हम लोग पढ़ते हैं ना।
यानी निदान पहले हुआ यानी कि हेतु, फिर उसके बाद आता है पूर्व रूप, फिर उसके बाद क्या आता है रूप। ये तीन चीजें रूप। क्रम से आती हैं निदान पंचक में। तो ये कह रहे हैं कि सुख साध्य जो व्याधियां होगी उसमें निदान के साथ साथ यानी कारण के साथ साथ पूर्व रूप और रूप ये सभी क्या होंगे, अल्प मात्रा में होंगे, यानी कि कम बलवान होंगे। तो जब कम बलवान होंगे, कारण भी हल्का फुल्का होएगा, उसका पूर्व रूप भी, सपोज करिए किसी व्याधि में 5 पूर्व रूप बताए हैं, है ना। किसी व्याधि में जैसे हम लोग हिक्का श्वास काश अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं वहां पे शुक पूर्ण गलास्यता, कंठे कंडु और भोजनस्य अवरोध, किसका पढ़ते हैं ये? बताओ बताओ। तो काश का पूर्व रूप है, बड़ी हिम्मत करके बताया। फिर देखिएगा जैसे कि मान लीजिए किसी भी व्याधि के 4 या 5 पूर्व रूप बता दिए गए, उनमें से केवल एक ही पूर्व रूप दिखाई दे, यानी कि पूर्व रूप अल्प है ना। अगर एक ही व्याधि के 8-10 लक्षण बताए गए हैं, उन 8-10 लक्षण यानी रूप में से एक ही दो दिखाई दे, यानी कि अल्प मात्रा में लक्षण भी हैं। कारण भी कम ही सेवन किए, जो निदान बताए गए हैं ढेर सारे, उनमें से ज्यादा निदानों का सेवन नहीं किया, यानी कुल मिला के अल्प मात्रा में हेतु है, पूर्व रूप है और रूप है। और देखिएगा अगली लाइन, अगला हाफ क्या लिखा है, न च तुल्य गुणो दूष्यो न दोष प्रकृतिर भवेत, कई बार पूछा गया है। मिला ये लाइन? यस सर। यस सर। हिंदी पढ़िएगा तब समझ में आएगा। और इसी का एक अपवाद है, वो भी अभी आगे आ रहा है विमर्श में। क्या लिखा हुआ देखिएगा, रोग की प्रकृति के अनुसार न हो, कौन? पहले तो लिखा है रोग के हेतु पूर्व रूप और रूप ये अल्प मात्रा के हों, दोष और दूष्य समान गुण वाले न हो, ना हो। है ना। दोष और दूष्य के गुण अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों है? सर क्योंकि सामान्यम वृद्धि कारणम, अगर दोनों सामान्य होंगे तो रोग बहुत प्रबल हो जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? ज्वर और प्रमेह, हम कहते हैं ना प्रमेह में जो है मेद और कफज प्रमेह, क्योंकि उसका दूष्य मुख्य रूप से क्या है, मेद है। और दोषज अगर हम बात करें तो कफज प्रमेह कैसा है, सुख साध्य है। तो ये अपवाद है, इस लाइन का अपवाद क्या है, वही वाला श्लोक जो विमर्श की 9वीं 10वीं लाइन में देखिए लिखा होगा ना, जोरे तुल्य ऋतु दोषत्यम प्रमेह तुल्य दूषिता रक्त गुल्म पुराणत्वम सुख साध्य लक्षणम। मिला? यस सर। अंडरलाइन करिएगा उसको। जनरली होता क्या है कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप है, अगर उस दोष की व्याधि हुई हो तो वो कैसा होगा, दुख साध्य होगा सुख साध्य होगा? दुख साध्य। लेकिन ज्वर उसका अपवाद है। वैसे ही दोष और दूष्य को देखें तो प्रमेह अपवाद है। और जनरली होता क्या है, न च तुल्य गुणो दूष्यो न दोष प्रकृति रोध, मतलब सामान्य रूप से क्या होना चाहिए, दोष और दूष्य इन दोनों के गुणों में समानता नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? नहीं तो हम दोष को बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ दूष्य भी बढ़ेगा, दोष को घटाएंगे तो उसके साथ साथ दूष्य भी घटेगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। अगली लाइन में देखिएगा, न च काल गुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रम, तो न देशो दुरुपक्रम, इसको पढ़ने से दुरुपक्रम, इतना ही पढ़ के दिमाग हमारा किधर जाता है, सुख साध्य की असाध्य की कृच्छ साध्य। दुर मतलब बहुत कठिनाई से, उपक्रम यानी चिकित्सा होती है, ऐसा लगता है ना पढ़ने से। दुरुपक्रम मतलब यस उपक्रम सर। चिकित्सा। तो ध्यान दीजिएगा उसका मतलब क्या लिखा हुआ है,
मूल दोषों के स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय न हो, देश चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला न हो। यहाँ देश किसके लिए आया है? रोगी के शरीर का स्थान या भूमि। यहाँ जो देश है रोगी का शरीर है, वो जो शरीर है चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला न हो, है ना। न देशो दुरुपक्रमः, इसीलिए देखिएगा जनरली हम लोग क्या कराते हैं, तमाम तरीके के टेस्ट वगैरह कराते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं आजकल, कि ऐसा ना हो कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और उसका जो है साइड इफेक्ट होने लगे, है ना। तो उसके पहले शरीर के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या है ना। तो सारा रिपोर्ट देख के तब चिकित्सा। वही न देशो दुरुपक्रमः, ऐसा ना हो कि उसका शरीर जो है कॉम्प्लिकेशन उसमें डेवलप कर जाए, मतलब वो टॉलरेट करे, उसका जो शरीर है चिकित्सा के प्रति कठिनाई उत्पन्न न करे, मुसीबत उत्पन्न न करे। तो ये मतलब हुआ। यहाँ देश किसके लिए आया है? शरीर के लिए आया है, ठीक है। यस सर। खाली निशान लगवा देते तो हम लास्ट तक पहुंच चुके होते हैं। रोग एक गति वाला हो, नवीन और उपद्रव से रहित हो, रोग की उत्पत्ति के समय दोष एक हो, रोग की शरीर सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो, है ना, और चिकित्सा के 4 पादों की उपस्थिति हो तो सुख साध्य। तो इसमें आपको जो मार्क करना है, गतिरेका नवत्वम च रोगस्य उपद्रवो न च। रोग की 3 गतियां बताई जाएंगी अभी, त्रिविध गति अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। बाह्य, शाखा, आभ्यंतर, कोष्ठ, मर्म, इस तरीके से हम लोग 3 प्रकार की अभी गतियां पढ़ेंगे, आगे आ रहा है। तो गति एक ही प्रकार की हो, दोष भी एक हो, है ना, नया नया हो, ज्यादा पुराना दो मतलब व्याधि ना हो। तो ये सब कैसे हैं? सुख साध्य हैं। और 13वें श्लोक का लास्ट हाफ, चतुष्पादोपपत्तिश्च सुख साध्यस्य लक्षणम, मतलब चतुष्पाद अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यह आवश्यक नहीं है कि षोडश गुण से संपन्न हो और हम चिकित्सा कर ही लें। यहाँ कह रहे हैं कि चतुष्पाद अगर है तो वहां पे सुख साध्य का लक्षण होगा, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए कृच्छ साध्य की बात करेंगे। कृच्छ साध्य में अगर हिंदी की बात करेंगे, देखिए तो सेकंड लाइन नीचे से आया है, 2 मार्गों में रोग हो। मिला? यस सर। अभी यहाँ सुख साध्य वाला कितने मार्ग में था? 1 मार्ग में। तो कृच्छ साध्य वाला 2 मार्ग में हुआ। ये भी ज्यादा पुराना ना हो, ज्यादा क्रोनिक ना हो। तो 16 नंबर का सेकंड हाफ देखिएगा श्लोक, द्विपथम नाति कालम। मिला? द्विपथम मतलब 2 मार्ग में हो, नाति कालम बहुत अधिक पुराना ना हो। नाति कालम मतलब न अति कालम, बहुत अधिक समय का ना हो, और द्विदोषजम 2 दोष वाला हो। सुख साध्य कैसा था? 2 दोष वाला था। हम लोगों ने जितनी भी व्याधियां पढ़ी, सभी व्याधियों के सन्निपात को कैसा पढ़ा हम लोगों ने? सभी व्याधियों के सन्निपात को हम लोगों ने असाध्य ही पढ़ा जाता है। असाध्य सर। क्यों? रीजन बताया था कि एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, इस तरीके से जो सन्निपात था वो हमेशा असाध्य। तो 1 वाला सुख साध्य हुआ, 2 वाला कृच्छ साध्य हुआ। अभी आगे हम लोग असाध्य की बात करेंगे फिलहाल। और देखिएगा 15 नंबर श्लोक में देखिए, गर्भिणी, वृद्ध, बच्चों में। मिला? यस सर। ये यस कैसे सर। हैं? कृच्छ साध्य हैं। 15वें श्लोक का सेकंड हाफ देखिएगा, शस्त्र क्षार अग्नि से जले हुए। मिला? यस सर। यस और सर। 16वें लाइन का फर्स्ट हाफ देखिएगा, वहां पे नादि पूर्ण चतुष्पदम, चतुष्पाद अगर पूरा नहीं है तो। मिला? यस सर। अब आ जाइए 14वें। यस सर। घुमा घुमा क्यों बता रहे हैं, सब समझा रहे हैं। 14वें लाइन में आइए, 14वें श्लोक में हम लोगों ने पूर्व रूप, रूप और ये हेतु क्या पढ़ा था? सुख साध्य में अल्प हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मध्यम हो जाएगा। देखिए आया हुआ है, निमित्त पूर्व रूपाणाम। निमित्त जो होता है, यस सर। निमित्त किसके लिए हुआ? निमित्त हेतु निदान का पर्याय है, ठीक है। यस सर। तो निमित्त, पूर्व रूप और रूप ये मध्यम बल वाले हों।
समय, प्रकृति और दूष्य इनमें किसी एक की समानता रोग उत्पादक दोष से मिलती हो, है ना। काल प्रकृति दूष्याणाम सामान्य अन्यतमस्य, इसको रट लीजिए, ये कृच्छ साध्य का एक ये रट लीजिए और एक न देशो दुरुपक्रम रट लीजिए, और न च तुल्य गुणो दोषो न दोष प्रकृतिर्भवेत्। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। याप पे आ जाइएगा, याप पे अभी हमने क्या बताया था, याप पे क्या होता है, अभी हमने एक लाइन जब तक दवा लेगा सर तब तक। जवाब यस यहाँ सर। पे दवा के साथ साथ लोलिम्बराज को भी याद रखिए। क्या बताया लोलिम्बराज ने, पथ्य वाला। यस सर। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े ही कारण से जो रोग भयानक रूप में बढ़ जाए, जिस रोग में गंभीर धातुओं में दोष चले गए हों, अनेक रस रक्त आदि धातुओं में दोष प्रविष्ट हो गए हों, मर्म संधियों, है ना, दोषों का आश्रय हो गया हो, रोग बार बार दौरे के रूप में आता है या बहुत दिनों से चला आता हो, जो दो दोषों से उत्पन्न हो, ऐसे सब असाध्य रोग याप पे कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि दवा तो ले ही रहा था, आपने जैसा उसको पथ्य पालन करने के लिए कहा वो फॉलो भी कर रहा था, लेकिन वही बात है ना, दोषाः कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचन, है ना। कभी रोगी से गलती ऐसी हो गई कि दोष दोबारा फिर से उत्पन्न हो गया, और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक कंडीशन में। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है। यस सर। कहते हैं ना कि ये एंटीबायोटिक से तो आप रेजिस्टेंट हो गए, मतलब अब वो दवा नहीं काम करेगी, आपकी बॉडी में उसका प्रभाव ही नहीं रहेगा। वही कह रहे हैं, व्याधि का असर और बढ़ जाएगा, है ना। डीपली रस रक्त आदि धातुओं में दोष प्रविष्ट हो गए हों, है ना, मर्म संधियों में दोष चले गए हों, यानी कि व्याधि की भयावहता की तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा और परेशानी बढ़ गई है। भाई दवा तो ले ही रहा था, पथ्य का पालन भी कर रहा था, उसको लगा कि हम ठीक हो गए, फिर किन्हीं कारणों से व्याधि दोबारा हो गई। तो इस बार जब व्याधि हुई तो अभी तक तो वो किधर था, अभी तक वो सुख साध्य या कृच्छ साध्य की तरफ रहा होगा, है ना। तो जैसे तैसे ठीक हुआ था और इस बार वो याप्य हो गया, है ना। तो याप्य वाला भी याद रखिएगा। ये पथ्य सेवया, इसको अंडरलाइन करिएगा। लब्धा अल्प सुखम अल्पेन, इसको अंडरलाइन करिएगा। हेतु न आशु प्रवर्तकम, हेतु न आशु प्रवर्तकम, मिला। यस सर। ध्यान से सुनिएगा। अल्पेन हेतु नाम, पूरा एक गोला बनाइए, अल्पेन हेतु नाम आशु प्रवर्तकम, इसको एक गोला बनाइए। अल्पेन हेतु नाम आशु प्रवर्तकम बना लिया, यानी अल्प मात्रा यस में हेतुओं का दोबारा सेवन करेगा तो आशु प्रवर्तकम, बहुत शीघ्रता से व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। आशु मतलब शीघ्रता से। शीघ्र। और ये वाली जो बीएचयू में यही पूछा था, कौन सा, गंभीरम बहुधातुस्तम मर्म संधि समाश्रितम, ये व्याधि कैसी होगी, याप्य होगी, बीएचयू में पूछा था। इसके पहले वाले हम लोगों ने देखा था द्विपथम नातिकालम, और ये क्या है, दीर्घ कालम। वहां नातिकालम शब्द था, यहाँ कैसा है, दीर्घ कालम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आएगा प्रत्याख्येय अनुपक्रम। प्रत्याख्येय मतलब एक तरीके से असाध्य ही समझिए। ठीक है, प्रत्याख्येय एक तरीके से असाध्य ही समझना चाहिए। अनुपक्रम मतलब जो चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो क्या है देखिएगा, त्रिदोषजम यानी कि सन्निपात, मिला। यस सर। यस सर। इसके बाद है क्रियापथम अतिक्रांतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और सर्व मार्ग अनुसारणम, जो त्रिविध मार्ग बताए हैं, तीनों मार्ग का अनुसरण करने वाला हो दोष या व्याधि, तो क्या हो गया वो प्रत्याख्येय। और इसी प्रकार जो रोग गंभीर यानी कि मेदा मज्जा आदि में आश्रित हों, अनेक रस रक्त आदि धातुओं में आश्रित हों, त्रिदोषज हों, और जिसकी युक्ति युक्त चिकित्सा करने पर भी लाभ न हो,
जिस रोग में दोष अपने सभी मार्गों में आश्रित हो गए हों, ऊर्ध्व अधः शाखा कोष्ठ मर्म ये सभी मार्ग होते हैं, बार बार बेचैनी होती है, मोह इंद्रियों का शक्ति का नाश, दौर्बल्य व्याधि की शक्ति प्रबल हो और अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न हो। तो दुर्बलस्य सुसंवृद्ध व्याधि स अरिष्टमेव च, अरिष्ट हम जाते हैं क्या है, नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, ऐसा पढ़े हैं कभी? जो निश्चित ही मरण सूचक का बोध कराए वो क्या है, अरिष्ट है, जिससे Yes, sir. निश्चित है। तो यानी कि प्रत्याख्य में अरिष्ट भी आ जाता है, मोह है ना, इंद्रिय नाश, तमाम चीजें, औत्सुक्य उत्सुकता यानी कि बेचैनी, बार बार उत्सुकता बेचैनी, और क्रियापथ अतिक्रांतम और सर्व मार्ग अनुसारणम, इन दोनों को अंडरलाइन करिएगा। क्रियापथ अतिक्रांतम की अगर बात करें तो विभिन्न धातुओं के मार्ग का अनुसरण कर लेने वाला है ना। तो सर्व शरीर में, सर्व धातुओं में, गंभीर धातुओं में जो प्रवेश कर जाए है ना, सर्व मार्ग अनुसारणम, सभी रोग मार्गों में हो है ना, जो रोग मार्ग बताए गए हैं, तो ये सभी कैसे हैं, प्रत्याख्येय हैं। श्लोक नहीं याद होता तो ब्रेक करके उसको पॉइंट वाइज याद करिएगा। अभी हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, परीक्ष कारणों ही कुशलाः भवन्ति, पढ़ा था स्टार्टिंग में। यस सर। 21 Yes, नंबर sir. 21 नंबर श्लोक। Yes, sir. बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि वह रोगों में उनके साध्य असाध्य याप्य आदि लक्षणों की परीक्षा कर साध्य रोगों में चिकित्सा कर्म प्रारंभ करे। कुछ समझ में आया? Yes, sir. बीजजाम प्राग परीक्षेव विकाराणाम स्वलक्षणम पश्चात कर्म समारंभम कार्य साध्येषु धीमता। तमाम चीजों की परीक्षा करके वो देख ले कि सुख साध्य है, कृच्छ साध्य है, याप्य है या क्या है, और सिर्फ किसकी चिकित्सा करें, साध्य की। साध्य की चिकित्सा। साध्य रोगों की। तो तत्र श्लोक में क्या आया हुआ है, मैत्रेय और रात्रि का विचार में चतुर्विध कल्प व्याध्या स्व लक्षण, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो वही बीजा प्राग परिचय विकाराणाम स्वलक्षणम याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद है एकादश अध्याय, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में है ना। एकादश 11वें अध्याय में सब त्रि करके है, इसमें प्रमाण वगैरह बताना पड़ेगा मुझे है ना। तो ये 2 लेक्चर लेगा, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, 2 लेक्चर में जाएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है, 11वां चैप्टर बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। सर एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ बोलो। सर ये याप में और जो कृष साध्य है सर, दोनों में द्विदोष का ही मतलब वो रहता है, दोनों में द्विदोष जब ये लिखा हुआ है तो ठीक तो लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, 2 दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, जो चरक लिखे हैं वो गलत थोड़े नहीं लिखे हैं। इसका एक चार्ट बना लीजिए, इसका चार्ट बना लीजिएगा, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और प्रत्याख्य, 4 कॉलम बनाइएगा और 5-5 4 जो भी लक्षण आपको उसमें मिले लिख डालिएगा। अभी हमको भेजिएगा, रात में हम चेक करेंगे। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चार्ट फॉर्म में बना के भेजिए, ठीक है।